India's best learning app. Hello and welcome in biology class with the life process 1 और चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चों, ये चैप्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट नोट्स में लॉन्ग टाइप में और कभी कभी खास करके आपको फिगर बनाने के दृष्टिकोण से भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को 3-4 यूनिट्स को पढ़ना है, जिसमें हमारा सबसे पहला यूनिट होगा अबाउट द नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। उसके बाद हम लोगों को इसमें डिटेल जानकारी लेनी है ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बाद हम लोगों को जानना है हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन कई तरह के हैं और उन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, उसकी हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन से क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनका क्या निदान है। थोड़ी बहुत हम लोग बीच बीच में मेडिकल के टर्म्स का भी चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी जानकारियाँ इससे जुड़ी हुई हैं। अपने अपने कॉपीज़ नोटबुक्स को लेकर आप तैयार हो जाएं और इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो हमारा टर्म है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कंट्रोल यानी देखिए, आपके बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और वो सभी अलग अलग काम करते हैं, एक साथ तो काम करते नहीं हैं। आप हाथ भी उठा रहे हो, हम बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आपसे रूबरू भी हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे काम हो रहे हैं अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा इन अ सेम मोमेंट। तो मेरे इस हाथ के इशारे को मेरे लैंग्वेज के साथ कोऑर्डिनेट करने का काम, मेरा बॉडी लैंग्वेज मेरे स्पीकिंग के साथ जो टैली कर रहा है, यही टैली करना कोऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्गन्स कहलाता है। यानी जब बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस एक साथ ऑर्गेनाइज हो तो दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। अब इस प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। यदि आप अपने आप को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि आप चल रहे हो और चलने के दरमियान आप खुद को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए और कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए तो गिर जाएंगे ना। तो यही चीज़ होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अबाउट द ऑर्गन्स। अब इस सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के फंक्शन को कंट्रोल करने वाला एक खास ऑर्गन है और उस ऑर्गन का नाम है क्या? तो उस ऑर्गन का नाम है ब्रेन। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क टुगेदर इन अ ऑर्गेनाइज वे टू कैरी आउट द डिफरेंट फंक्शंस। दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। और इस कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने का काम ह्यूमन बींग्स में जिस सिस्टम के ज़रिए होता है उस सिस्टम को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी सिस्टम कहते किसको है? तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। एक खास तरह के कार्य को करने के लिए ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो होंगे, उस खास ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग कहेंगे सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम कहने का मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम जिसमें नर्व्स, न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर कामों को कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद न्यूरॉन्स, हमारे सेंस ऑर्गन। कितने सेंस ऑर्गन? 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन।
तो ये 5 सेंस ऑर्गन्स नर्व्स के जरिए जुड़कर स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक इम्पल्सेस को पहुंचाते हैं, वहाँ के इंस्ट्रक्शंस को मसल्स तक पहुंचाते हैं। इस तरह के इस मूवमेंट में जितने भी ऑर्गन एसोसिएटेड हुए उन सारे ऑर्गन्स को लेकर एक साथ एक वर्ड में नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम। एक वर्ड में क्या कहेंगे? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which associated together to control and coordinate a body of organism। तो ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का डिफिनेशन। अब यहाँ से हम लोग नीचे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये नर्वस सिस्टम में जो हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम कौन है? तो न्यूरॉन्स। अब भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम मार्क करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, 2-3 बार इस फिगर को आपको ड्रॉ करना होगा, लेवलिंग करनी होगी, ताकि ये आपका अपना टॉपिक बन जाए। और वो है हमारा क्या? तो वो है हमारा न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर। तो बच्चों यही है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। इस फिगर को हम लोग कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको प्रैक्टिस करने से क्या हो जाएगा कि दिस विल बी योर्स, और जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि न्यूरॉन्स जो है यह नर्व सेल का नाम है न्यूरॉन्स। इसको हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और इसमें जो आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ये है आपका डेंड्राइट। ये क्या है? ये आपका डेंड्राइट है। ये देखिए, ये सभी जो आप देख रहे हैं हेयर लाइक जो यहाँ पे निकला हुआ है, बहुत सारा स्ट्रक्चर्स, दिस इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। और इस डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि जब आप किसी भी टच या किसी भी डिस्टरबेंस, जो आपके सेंस ऑर्गन पे कोई भी डिस्टरबेंस होगा, अब ये डिस्टरबेंस क्या होता है? जैसे आपका आंख, फोटो रिसेप्टर, आई इज अ फोटो रिसेप्टर, आई इज द फोटो रिसेप्टर। तो फोटो रिसेप्टर पे जैसे ही लाइट फॉल किया, उसके वजह से जो इम्पल्स प्रोड्यूस्ड हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्टरबेंस। अब उस डिस्टरबेंस को कौन रिसीव करेगा? हमारे रेटिना में मौजूद ऑप्टिक नर्व्स के डेंड्राइट्स उस डिस्टरबेंस को रिसीव करेंगे। तो डेंड्राइट का काम है रिसीविंग द इम्पल्सेस। और इम्पल्सेस क्या है? अ काइंड ऑफ डिस्टरबेंस। और ये काइंड ऑफ डिस्टरबेंस कहाँ से प्रोड्यूस हुआ? बच्चों यहाँ टर्म है, इस टर्म्स को याद रखिएगा। तो ये डिस्टरबेंस का दूसरा नाम एस्टिमुलेशन है। इसका नाम क्या है? एस्टिमुलेशन। और ये स्टिमुलेशन कहाँ से क्रिएट होगा? तो इस स्टिमुलेशन को क्रिएट करेंगे हम आप। कैसे? एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फैक्टर के प्रति हमारे बॉडी का रिएक्शन इज द स्टिमुलेशन। इमली का नाम सुने होंगे, खाए भी होंगे आप लोग। इमली का नाम सुनते ही मुंह से पानी आना। तो यहाँ पे इमली क्या हो गया? यहाँ पे इमली यानी टर्मिंड बिकम्स अ स्टिमुली। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से स्टिमुलेशन क्रिएट हो रहा है। तो स्टिमुलेशन का अर्थ हो गया कि अ रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है? तो जो रिस्पॉन्स होगा, जो आपका स्टिमुलेशन होगा, उस स्टिमुलेशन को रिसीव करने का काम कौन करेंगे? तो उसको इस स्टिमुलेशन को रिसीव करने का काम करेंगे डेंड्राइट्स। अब देखेंगे डेंड्राइट्स के बाद इस सेल के अंदर, चूंकि यह नर्वस सेल है, तो न्यूरॉन्स एक सेल है, इसलिए इसमें एक न्यूक्लियस भी होगा। तो दिस इज द न्यूक्लियस। बच्चों इसको मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आप इसका लॉन्ग टेल देख रहे हैं, इस लॉन्ग टेल को, ये जो आपको लॉन्ग टेल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोगों ने कहा एक्सॉन। एक्सॉन। और ये एक्सॉन कवर्ड है एक इंसुलेटर कवरेज से, और इस इंसुलेटर कवरेज को हम लोगों ने नाम दिया माइलिन शीथ। इसको क्या नाम देंगे?
माइलिन शीथ, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ। तो ये आप देख रहे हो बच्चों, ये हमारा माइलिन शीथ है, क्लियर है। तो ये माइलिन शीथ का बना हुआ हमारा क्या है, एक्सॉन है। क्या है, एक्सॉन है। तो एक्सॉन इज कवर्ड विथ अ इंसुलेटेड माइलिन शीथ। अब इसके जो नोड्स बने हुए, जो ये आप नोड्स देख रहे हो, ये नोड्स, इस नोड्स को हम लोग कहेंगे नोड्स ऑफ रेन वायर। इसको क्या कहेंगे, नोड्स ऑफ रेन वायर। ये नोड्स ऑफ रेन वायर हो गया। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे इसके टर्मिनल एंड्स की। तो दिस इज द टर्मिनल एंड, और इसका नाम है, क्या नाम है, एंड ब्रश। इसका नाम क्या है, एंड ब्रश। इसका नाम क्या है, एंड ब्रश। ध्यान देंगे, इसका नाम है एंड ब्रश, या फिर इसको हम लोग एक्सॉन टर्मिनल्स भी कहते हैं। तो आपकी इच्छा, आप इसको एंड ब्रश कहो या आप इसको एक्सॉन टर्मिनल्स कहो। अच्छा, ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, यहां से दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट जुड़ेगा। तो द जंक्शन बिटवीन एंड ब्रश और एक्सॉन टर्मिनल ऑफ न्यूरॉन्स विथ the dendrites of another neurons is called synapse। उसको क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। यानी जहां पे एंड ब्रश ऑफ अ न्यूरॉन्स जुड़ जाए, साइनेप्स जुड़ जाए एक्सॉन डेंड्राइट्स ऑफ अनदर, यानी एक का एंड ब्रश और दूसरे का डेंड्राइट, जिस पॉइंट पे आपस में अटैच होता है, सटता नहीं है, थोड़ी दूरी रहती है, दोनों के बीच में न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम्स होता है, तो बस इतनी दूरी पे रहेगा, ये ऐसे ऐसे रहेगा, इतना ही दूरी पे। तो ये जो इतना दूरी पे ये मौजूद हैं, देख रहे हैं बीच में गैप है ना, और इस गैप में न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम्स भरे हुए होंगे। इसके बीच क्या भरे होंगे, न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम। तो ये दोनों उंगलियों के जिस तरह से जुड़े हो, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एंड ब्रश है और ये डेंड्राइट्स है, दो अलग अलग न्यूरॉन्स का जुड़ा। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे साइनेप्स। इस पॉइंट को क्या कहेंगे, साइनेप्स। जैसे एक बार फिर से समझते हैं इसको, हम लोग मान लीजिए कि दिस इज द एंड ब्रश। ये क्या है, एंड ब्रश ऑफ अ एक्सॉन। ये एक्सॉन का एंड ब्रश हो गया, और ये डेंड्राइट्स है दूसरे का। तो जो यहाँ पे आके जुड़े, और इस बीच में जो ये स्पेस बच गया, इसमें भरा हुआ न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम। इसमें क्या भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम। तो दिस प्लेस इज कॉल्ड साइनेप्स। इसको क्या कहेंगे, साइनेप्स कहेंगे। हम बार बार इस पॉइंट पे इसलिए जोड़ दिए क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि ये हम लोगों ने वापस बात करनी है इसके बारे में। ये डेंड्राइट है, ये आपका सेल बॉडी है, दिस इज द सेल बॉडी, और ये आपका हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एक्सॉन हो गया, जो लॉन्ग आप देख रहे हैं नैरो लाइक स्ट्रक्चर, जो कवर्ड है माइलिन शीथ से, और इसके नोड्स को कहेंगे नोड्स ऑफ रेन वायर, और ये हो गया आपका एंड ब्रश। अब देखिए डेंड्राइट का काम है, इट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशंस कैसे, आंख में रोशनी पर है तो उसकी वजह से ये रोशनी क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर है। हमारा रिस्पांस, कान में साउंड पड़ा उसके प्रति हमारा रिस्पांस, स्किन पे टच का रिस्पांस, जीभ पे टेस्ट का रिस्पांस। तो ये सभी रिस्पांस इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशंस हैं। इस इंफॉर्मेशन को डेंड्राइट पिक करेगा, और पिक करके ऐसा electrical impulses sended to the axons and finally reaches to the end brush, और इस end brush से न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम के अंदर, और फिर उस न्यूरोट्रांसमिटिंग एंजाइम से होते हुए यह कहाँ पहुँच जाएगा, तो पहुँच जाएगा हमारे नेक्स्ट में, और नेक्स्ट से होकर उसके बाद नेक्स्ट में, उसके बाद नेक्स्ट में, और इस तरह से यह हमारे मस्तिष्क तक पहुँच जाएगा। और इसका जो पैसेज होगा, वो पैसेज कैसे होगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। इसका पैसेज होगा, सबसे पहले जो आपके एक नर्व से
एक नर्व से साइनेप्स पे, साइनेप्स से दूसरे नर्व्स पे, दूसरे नर्व्स में, एंड एंसो ऑन टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ये कहाँ जाएगा, तो हम लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, ये पहुंच गया स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ये चला गया कहाँ, ब्रेन में, ठीक है। तो ये इम्पल्स पहुंच गया। तो जो ये नर्व से साइनेप्स, साइनेप्स से फिर नेक्स्ट नर्व में, और वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड, फिर ब्रेन, तो इसको हम लोगों ने कहा सेंसरी नर्व। इसका क्या क्या है बच्चों, तो ये सेंसेशन को ले जा रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेंसरी नर्व। इसका नाम क्या पड़ा बच्चों, सेंसरी नर्व्स। अब क्या होगा कि ब्रेन में जैसे इम्पल्स पहुंचा तो ब्रेन ने उस इम्पल्स को समझने के बाद हमारे मसल्स को आदेश दिया। तो जो आदेश देगा वो कैसे होगा, तो ब्रेन से ये चला जाएगा कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में, और स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ जाएगा, मसल्स में। तो ये हो जाएगा आपका मोटर नर्व्स। ये क्या हो जाएगा, मोटर नर्व्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो नर्व्स हैं फिलहाल दो तरह के पड़ते हैं, आगे हम इसको और भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, समझने में आसान होगा। तो नर्व्स दो तरह के होगा, एक जो सेंसरी नर्व और दूसरा कौन, तो मोटर नर्व। तो सेंसरी नर्व कहेंगे जो इम्पल्सिस को मस्तिष्क तक पहुंचाए, अब मोटर कहेंगे जो ब्रेन के आदेश को मसल्स तक पहुंचाए। समझ गए। अब इसको और आसान से समझते हैं। भाई सपोज करो कि आपको एक मॉस्किटो ने बाइट किया आपके स्किन पे, तो जैसे मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइटिंग का पेन आपके मस्तिष्क तक कौन पहुंचाएगा, सेंसरी नर्व पहुंचाएगा। फिर आपके ब्रेन ने उस पेन को समझकर आपके हाथ को आदेश दिया कि मार दो मच्छर को, और आपने जब मच्छर को मारा तो वो मच्छर को मारने का इंस्ट्रक्शंस ब्रेन ने किस किस नर्व्स के जरिए दिया, तो वो दिया मोटर नर्व्स के जरिए। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये दो एग्जाम्पल हैं, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व्स का। तो बच्चों हम लोगों ने इस तरह से समझा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, जिस इंपॉर्टेंट टर्म को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बड़े अच्छे से समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। यानी हमारा एक सडन रिस्पॉन्स, हमारा एक सडन एक्शन, हमारा एक अचानक से लिया गया शारीरिक परिवर्तन को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे आप अचानक से गर्म तवे को छू दें, और तवा को छूते ही आपको जैसी गर्मी लगा, आपने हाथ को एकदम विड्रॉ किया तेजी से, जो एकदम तेजी से विड्रॉ किए, दैट इज द रिफ्लेक्स एक्शन। और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सकता है ये काम। ब्रेन को ये इम्पल्सिस पहुंचता ही नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आता कि हुआ क्या एग्जैक्टली हुआ क्या, ये तो उसको समझ में ही नहीं आता है। तो इस तरह के इम्पल्सिस को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। यानी द एक्शन विच टेक्स प्लेस सडनली विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। अब इसको हम लोग रिफ्लेक्स आर्क के रूप में डिफाइन करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, इसको समझिएगा कि जैसे यहाँ से आपके स्टिमुलस है, स्टिमुलस मतलब वो फैक्टर जिसके वजह से स्टिमुलेशन हो, तो ये स्टिमुलस है, और इस स्टिमुलस के इफेक्ट को हमारा रिसेप्टर ने रिसीव किया। जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं स्टिमुलस हो गया, और आप सुन रहे हैं, आपके कान उसको रिसीव कर रहे हैं, तो आपका कान रिसेप्टर हो गया, और इस रिसेप्ट किए गए मैटर को आपको भेज दिया सेंसरी नर्व के जरिए। अब देखिए यहां होना क्या था एग्जैक्टली, दिस मैसेज शुड बी गोन टू द ब्रेन एंड ब्रेन विल टेक द डिसीजन। ब्रेन क्या करता है, डिसीजन लेता,
और उस डिसीजन को फिर वो हमारे मोटर नर्व्स के ज़रिए हमारे इफेक्टर यानी हमारा जो मसल्स है वहाँ तक इम्पल्स को पहुँचाता और फिर जा कर के काम होता। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ सो देखिए कि स्टिमुलस था, रिसेप्टर ने देखा, सेंसरी नर्व ने रिसीव किया, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया एंड स्पाइनल कॉर्ड हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू द मोटर नर्व्स। यानी यहाँ ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, यह मोटर नर्व्स को डायरेक्ट इम्पल्सिस चला गया और वो इफेक्टर पे एक्ट किया और उस रिस्पॉन्स को हम रिजॉल्व किए। यह होता है रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि द एक्शन टेकन बाय द बॉडी सडनली विदाउट इन्वॉल्वमेंट of the brain is called reflex action, और graphical representation of the reflex action is called reflex arc। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से आपका रिफ्लेक्स आर्क बनता है, किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है। यह सडन होने वाली एक घटना है जिसका कि कोई एक्सप्लेनेशन एट द मोमेंट हम लोग नहीं कर पाते कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, बट हमारा बॉडी उसके प्रति रिएक्ट करता है। हमारा बॉडी क्या करता है, उसके प्रति रिएक्ट करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करेंगे एज अ स्टार मार्क और इससे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, स्टार मार्क कर दे रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, स्टार मार्क कर रहे हैं, या आप इसको लिख सकते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि अभी हम थोड़ा देर पहले बताया कि दो तरह के होते हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। तो इस तरह से अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि नर्व्स को फिर बांटते हैं। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम यानी वर्टिब्रेट का जो नर्वस सिस्टम है, यानी हम लोगों का जो नर्वस सिस्टम है उसको क्लासिफाई करेंगे एज अ नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहला क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड नंबर 2 इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, CNS एंड PNS, CNS एंड PNS, ठीक है, CNS एंड PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गेन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ऑर्गेन्स, पहला हमारा ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ऑर्गेन्स, पहला हमारा ब्रेन, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड आर द पार्ट ऑफ CNS, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब बात करेंगे PNS का यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर हम लोग दो भागों में बांट देंगे। उसमें से पहला हो जाएगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो जाएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा हो जाएगा सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, PNS को दो भागों में बांट रहे हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। यानी यहां से हो जाएगा ANS और SNS, ठीक है। अब चलिए, तो यहां से हमारा हो गया CNS और SNS। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के तहत हमारा हो जाएगा कौन सा, तो स्पाइनल नर्व्स। बच्चों इस स्पाइनल नर्व्स को हम लोग थोड़ा सा डिस्कस यहाँ कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा आपकी रीढ़ की हड्डियों का, आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है यह 33 बोन्स के जुड़ने से बने हैं। कितने बोन्स के, 33 बोन्स, और इस 33 बोन्स को हम लोग वर्टिब्री कहते हैं या फिर इसको स्पाइन्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 33 हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है 33, तो हर एक के साइड से 1 पेयर नर्व्स इमर्ज होता है, 1 पेयर नर्व्स इमर्ज हो रहा है। देखिए, तो ये टोटल इमर्जेंस नर्व्स का संख्या है
31 पेयर। इस 31 पेयर नर्व्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स। इसको क्या कहेंगे? स्पाइनल नर्व्स। इसको कहेंगे हम लोग स्पाइनल नर्व्स। कितने हैं स्पाइनल नर्व्स? 31 पेयर। और इसी तरह से हम लोग बात करेंगे हमारे क्रेनियल नर्व्स की। तो क्रेनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? 12 पेयर्स। और ये क्रेनियल नर्व्स हमारे फेस के एरिया से लेकर हमारे थोरासिक यानी सीने के रीजन तक हमारे मस्तिष्क हार्ट को कंट्रोल करने का काम, स्टमक को कंट्रोल करने का काम जो है वो करते हैं 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल का मतलब होता है ये खोपड़ी। हमारा जो मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क के अंदर का जो ये खोपड़ी है, इस खोपड़ी को हम लोग क्रेनियल रीजन कहते हैं। और यहाँ से जो नर्व्स निकलकर हमारे फेस, हमारे नोज, गले के रीजन से होते हुए हार्ट और बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को जो कंट्रोल करते हैं वो आपके क्रेनियल नर्व्स हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स को हम लोग ऑटोनॉमिक यानी एएनएस के तहत रखेंगे। किसके तहत रखेंगे? एएनएस के तहत। तो चलिए बच्चों, आज अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द सीएनएस। और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तहत हम लोगों ने जो रखा है वो पहला पॉइंट था हमारा ब्रेन। पहला पॉइंट क्या था? हमारा ब्रेन। तो चर्चा करते हैं ब्रेन की। तो ह्यूमन ब्रेन जो है, ह्यूमन ब्रेन की बात करेंगे। ह्यूमन ब्रेन को हम लोगों ने 3 भागों में बांट दिया है। 3 भाग क्या हो गए? आगे जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं फ्रंटल। दिस इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद बीच का हिस्सा मिड ब्रेन और पीछे के हिस्से को कहते हैं हाइंड ब्रेन। यानी हम ब्रेन को 3 भागों में बांट दिए हैं। क्या किए हैं? 3 भागों में बांट दिए हैं, जिसमें हमारा पहला हो गया फोर ब्रेन, दूसरा हो गया मिड ब्रेन और तीसरा हो गया हाइंड ब्रेन। अब हम लोग चर्चा करेंगे फोर ब्रेन की। तो फोर ब्रेन जो है यह हमारे ब्रेन का सबसे लार्ज एरिया अगर कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि फोर ब्रेन के अंदर जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उसमें हमारा सबसे पहला जो बात आता है वो है सेरिब्रम का। सेरिब्रम ये बहुत बड़ी हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का और बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करता है ये, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथैलेमस और थैलेमस। ये 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं हमारे ब्रेन के, जिनके की कार्यों की चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं। तो फोर ब्रेन में जो ये सेरिब्रम है इसका काम होता है हियरिंग, साइट, स्मेल, वॉलंटरी मूवमेंट, जैसे लेग मसल्स का मूवमेंट होता है, या हंगर का सेंटर है। और फोर ब्रेन के जो हैं वो कई हिस्सों में हमने बांटा है, सेरिब्रम को कई भागों में बांटा है, जिसको कि हम लोग सेरिब्रम या फिर इसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स या फिर इसको सेरिब्रल हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसमें 4 लोब बने हुए हैं। सबसे पहला लोब हमारा कहलाएगा पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब और फ्रंटल लोब। ये सारे लोब्स हमारे अलग अलग ऑर्गन्स से जुड़े हुए हैं और इनका कार्य होता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन के जो हैं यह डिफरेंट पार्ट हैं। तो आप यहाँ से देखो कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये फ्रंटल लोब का है, ये पेराइटल लोब हो गया, ऑसिपिटल लोब हो गया और ये टेम्पोरल लोब हो गया। ये सभी के सभी हमारे सेरिब्रम यानी हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। ये सभी हमारे फोर ब्रेन के पार्ट हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग जो है अलग अलग ऑर्गन्स, ये अलग अलग पार्ट ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल द डिफरेंट फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ से हम लोग जो इनकी चर्चा करेंगे, फोर ब्रेन के अंदर जो ये ऑर्गन्स हैं इनकी चर्चा को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। और
इसके लिए हम लोग अगले क्लास में फोर ब्रेन की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। India's best learning app.